नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5K पर स्वागत करता हूं। तो आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी साइंस की जो अगली सीरीज है वहां पर ग्रेविटेशन तक चीज़ें हो गई हैं, फोर्स हो गया है। न्यू जो चैप्टर है वह है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इस टॉपिक पर हम आते हैं, यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं, इसको विधिवत समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग भी इसको समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, वर्क से स्टार्ट होता है ये जो चैप्टर है, इसमें हमको वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है एंड एनर्जी पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्क का मतलब होता है काम। काम, या हम इसको साइंटिफिक थोड़ा लैंग्वेज में हिंदी भाषा में कार्य कहते हैं। एक कार्य, शुद्ध रूप से अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो कार्य बोलते हैं। तो वर्क है क्या? देखिए, हम अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर पल करते रहते हैं। कभी कोई इंसान बैठा नहीं रहता है, बैठा भी है तो जो बैठना भी है एक काम के तहत आता है। कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। हम बोझा ढो रहे हैं तो बोझा भी क्या है? कार्य हो रहा है। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे, वो भी क्या हो रहा है? एक काम हो रहा है। नाव खे रहे हैं, नाव खेना भी चाहे। बगीचे में घास काट रहे हैं, सब कार्य है। जितने भी हम चीज़ें कुछ भी कर रहे हैं, ये सब क्या होती हैं? कार्य कहलाती हैं। अब देखो, कार्य होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे वर्क अगर होना है तो वर्क, देखिए, बिना फोर्स के वर्क नहीं होगा, यानी कि बिना बल के वर्क नहीं होगा। ठीक है, काम होने के लिए बल लगाने की ज़रूरत होती है। और जब आप बल लगाओगे तो जिस भी वस्तु में बल लगाओगे उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का मतलब यहाँ पर है मेरा विस्थापन से। परिवर्तन का मतलब क्या है? विस्थापन से कोई ना कोई अपनी जगह से विस्थापित हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो इस वस्तु पर क्या हम कर रहे हैं कि इस पर हमने बल लगाया, ठीक है। जब हम इस वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये जो वस्तु है यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब ये अपनी जगह से ये वस्तु इतना क्या हुई है? विस्थापित हो गई। अब इतना जो विस्थापित हुई, यहाँ से यहाँ आई, इतना ये जो विस्थापन हुआ, इसका नाम हमने दे दिया यस, यानी कि अपनी जगह से हट गई। किसी भी वस्तु पे जब हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा में उसमें विस्थापन पैदा होगा, तब जाके कहा जाता है कि काम हुआ। जब बल लगाने पर बल की दिशा में क्या पैदा होना चाहिए? विस्थापन पैदा होना चाहिए। अगर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन पैदा होता है तो हमने कहा कि वहां पर कार्य हो रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया, तो हमने बल इस तरह से लगाया, ये हमने बल लगाया यफ, ठीक है, ये यफ बल लगाया। तो ये जो इसकी क्षैतिज दिशा है, ये वाली दिशा, इस दिशा से इसने कोई ना कोई कोण बनाते हुए बल लगाया। यानी हमको विस्थापन इधर चाहिए कि यानी इस पर हम बल लगाए तो ये यहाँ आया, तो हम इस तरह से बल लगाए, किसी न किसी कोण पर लगाए, तो ये जो बल होता है, इस बल को जब कोई बल किसी कोण पर लगता है तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक क्षैतिज भाग में और एक ऊर्ध्वाधर भाग में। तो क्षैतिज, जिधर कोण का संपर्क होता है उधर ये बल टूटता है कॉस थीटा में, एफ कॉस थीटा, और जिधर कोण का संपर्क नहीं होता, यानी ये लंबवत वाला जो है, इधर टूटेगा साइन थीटा में, एफ साइन थीटा। तो देखिए, अब यहाँ पर कौन सा बल प्रभावी होगा? यहाँ पर प्रभावी जो होगा, जिधर वस्तु का विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन किधर हुआ है? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा लेंगे, ठीक है, इनटू विस्थापन कितने का हुआ? यस, यानी इतनी जो दूरी ये प्राप्त किया बल लगाने के बाद, ये इतना विस्थापन हुआ। तो जो काम बनता है, ये बनता है एफ यस कॉस थीटा। ये कार्य का फार्मूला ये बनता है, ठीक है।
किसी भी वस्तु में, अगर डेफिनेशन देखा जाए तो किसी भी वस्तु में बल लगाने से उसमें यदि कोई विस्थापन होता है तो वह कार्य कहलाता है। बल लगाने के बाद उसमें कोई परिवर्तन दिखना चाहिए, अगर परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो कार्य नहीं होगा। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा विस्थापन पैदा होगा और उतना ही ज़्यादा कार्य माना जाएगा। तो ये फार्मूला बनता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल जो होगा कॉस थीटा के रूप में होगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये जो वर्क जो आया एफ एस कॉस थीटा, ये एंगल बहुत हद तक एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है, एक कंडीशन डिसाइड करता है कि हम जो बल लगाएंगे वो किस स्थिति में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, हमको बल लगा के इसको इस दिशा में लाना है यहाँ पर, यानी कि हमको इसमें यश विस्थापन पैदा करना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम बल लगा कहाँ रहे हैं, हम बल लंबवत लगा रहे हैं। विस्थापन हमको इस दिशा में चाहिए और हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ऐसे में वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कास 90। कास 90 की वैल्यू होती है 0। कास 90 की वैल्यू त्रिकोणमिति में 0 होता है। जब कास 90 0 हो जाएगा तो वर्क पूरा क्या हो जाएगा, 0। खुद आप सोच सकते हैं कि अगर हमको किसी वस्तु को इस दिशा में ले जाना है और हम बल इसके लंबवत इस दिशा में लगा रहे हैं तो यहाँ पर कार्य होगा, नहीं होगा, कार्य 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में जब लंबवत विस्थापन की दिशा के अगर लंबवत बल लगता है तो वहां पे जो कार्य होता है वह शून्य होता है। ठीक, जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये अपने सिर पे बोझा लेके, एक मान लीजिए एक कूली है, कूली ये अपने सिर पर बोझा लेके चल दिया, घूम रहा है, टहल रहा है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया बोझा लिए हुए, बोझा लिए यहाँ आ गया। लेकिन विस्थापन तो क्षैतिज दिशा में हुआ, लेकिन इसने जब बोझा सिर पे लिया हुआ है इसके द्वारा जो बल लग रहा है वो इस तरह से नीचे, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षैतिज से नीचे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे में जब तक ये बोझा अपने सिर पर लेकर यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा तब तक ये 90 एंगल माना जाएगा और ऐसे में कार्य जो होगा 0 होगा। लेकिन जब एक बार इसने इस बोझे को यहाँ पटक दिया तो यहाँ पर अब जिस दिशा में ये गया उसी दिशा में एक बोझे को पटक दिया, रख दिया, तो उसी दिशा में इसका विस्थापन हुआ, तब यहाँ पर कार्य माना जाएगा। जब तक ये सिर पे लेकर घूमेगा तब तक कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये होगा। और क्या हो सकता है, और यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है जैसे कोई भी वस्तु है और वो वृत्ताकार पथ पे लगातार गति कर रही है, ठीक है, इस तरह वृत्ताकार पथ पे लगातार गति कर रही है तो इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल काम करता रहेगा। इसके पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि केंद्र की ओर क्या काम करता रहेगा, अभिकेंद्र बल काम करता रहेगा, और इसका विस्थापन क्या होगा, इस दिशा में होगा, विस्थापन ऐसे होगा। तो अब इन दोनों के बीच में 90 एंगल का बनेगा। अब 90 एंगल बनने पर क्या होगा, कोई भी वस्तु के वृत्ताकार पथ पे इस तरह गति कर रहा है तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन में 0 हो सकता है। दूसरी और कंडीशन क्या हो सकती है, और कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया और घूमकर फिर मैं यहीं पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा जो विस्थापन क्या है वो क्या है, 0 है। जब विस्थापन 0 है तो हमारा पर एफ इंटू यस होता है, तो एफ यस होता है तो यस क्या हो जाएगा, 0, तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो एक कंडीशन ये है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और हम देखते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है थीटा इक्वल टू 90 होने पर वर्क क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, वर्क क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और एक कंडीशन ये हो सकता है कि जिस दिशा में विस्थापन होना है उसी दिशा में हम क्या करें, बल लगाएं, ठीक है, जिस दिशा में विस्थापन होना है उसी दिशा में हम बल लगाएं। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इधर हमको लेकर जाना है, यहाँ पर इसका विस्थापन यहाँ, और इसी दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो ऐसे में विस्थापन की दिशा में ही बल लग रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एफ यस कॉस 0। अब
ट्रिग्नोमेट्री में काश जीरो की जो वैल्यू होती है 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होता है जीरो पर। तो यहाँ पर W मैक्सिमम वर्क, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा F इंटू यस, F इंटू यस, ये मैक्सिमम कार्य यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अधिकतम कार्य। तो बल विस्थापन की ही दिशा में बल लगेगा तो अधिकतम कार्य मिलेगा, लेकिन अगर विस्थापन के लंबवत बल लगाओगे तो यहाँ निम्नतम यानी जीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखिए कार्य को अगर देख हम रहे हैं तो कार्य में एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि W इक्वल टू F इंटू यस है। F क्या है? बल है। बल क्या है? सदिश राशि है। यस क्या है? विस्थापन है। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, लेकिन इन दो सदिशों का जब गुणा हो रहा है तो जो कार्य बन रहा है, कार्य के लिए किसी दिशा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कार्य होना चाहिए, किस दिशा में हो रहा है इससे मतलब नहीं है। तो कार्य क्या होता है? एक मात्रात्मक वैल्यू है, सिर्फ मात्रा बताता है कि कितना कार्य हुआ। तो इसलिए कार्य क्या होगी? अदिश राशि होगी। कार्य कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, और हम क्या इसमें देख सकते हैं? और हम देख सकते हैं कि कार्य में, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा रफ यहाँ करते हैं तो बात को समझते हैं। देखिए, एक तो हमने देखा कि कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, 90 डिग्री अगर एंगल है तो यहाँ पर वर्क जीरो हो जाएगा। एक देखा कि जब एंगल जो है 0 डिग्री है तो वर्क जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, कार्य हमने देखा कि वर्क क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परिमाण का मतलब होता है कितना कार्य हो रहा है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। दूसरी बात, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू यस। F क्या है? F का मतलब होता है न्यूटन, यस का मतलब होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो ये न्यूटन इंटू मीटर जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है, या कार्य को हम लोग कहते हैं जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पर इसका कार्य का मात्रक रखा गया है जूल। तो आई होप कार्य काफ़ी हद तक चीज़ें कार्य के बारे में क्लियर हुई होंगी। कार्य के बाद हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं ऊर्जा पर, कि ऊर्जा क्या होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एनर्जी। देखिए, वर्क और एनर्जी का बहुत ही गहरा रिलेशन है। ठीक है, इनकी जोड़ी समझ लो कि जय और वीरू की जोड़ी है। ठीक है, जैसे एनर्जी का सीधा सा संबंध है कि अगर ये हम हैं, ठीक है, और हमारे अंदर अगर ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा, जब हम देखिए कई दिन तक अगर हम भोजन वगैरह नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता जाता है? बहुत वीक होता जाता है, कमज़ोर। तो ऐसे में क्या होता है? हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम कोई काम कर सकें। अब क्षमता का मतलब क्या है? हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती है। तो अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कार्य कैसे करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है कार्य करने की क्षमता। अगर हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, कार्य करने की क्षमता अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर एनर्जी भी नहीं है, ऊर्जा नहीं। तो ऊर्जा का सीधा से मतलब होता है कि हम कितना कार्य कर पा रहे हैं, कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी बच्चे को भेज दिया, जाओ बेटा गश्कर लेकर आओ। अब गश्कर लेने गया और पता चला गश्कर उठाया, गिर पड़ा, चक्कर आ गया। मतलब उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक गश्कर उठा पा रहा है, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है। जिस कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी पत्थर को तेजी से फेंके और इसने क्या किया? इस शीशे पर टकराया और शीशे को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए एनर्जी थी, इसीलिए इसने इस काम को कर दिया, शीशे को तोड़ दिया। ठीक है, जब हम किसी घड़ी होती है तो घड़ी में एक ऐसे चाबी लगी होती है, इसको हम चाबी भरते हैं। ठीक है, चाबी भरते हैं तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो धीरे धीरे वहाँ पे कार्य होता रहता है। ठीक, तो सीधा सा मतलब है, देखिए जो कार्य का मात्रक होता है, जैसे कार्य का मात्रक मैंने बताया क्या होता है? जूल होता है। उसी तरह से क्या होता है कि
ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जूल ऊर्जा का एक मात्रक अर्ग भी होता है, तो उसको हम अभी बाद में देखेंगे कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। देखिए ऊर्जा के अगर प्रकार के देखें तो ये होता क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा, मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है 2 होती है, इसमें 2 चीजें क्या होती हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है स्टैटिक एनर्जी, ठीक है, या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो एक एक की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखिए हमने कहा कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो हम पहले बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज के योग को ही यांत्रिक कह दिया जाता है। तो ये गतिज ऊर्जा क्या है, देखिए कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, जैसे ये कोई वस्तु है, ये गति कर रही है, तो इस गति के कारण, इसकी गति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है भाई। अगर ये गति कर रही है तो गति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है। जैसे मान लो मैंने एक पत्थर तेजी से फेंका, अब वो पत्थर गति है, तो वो गति में जिस चीज से टकराएगा, जिस चीज से जाके टकराएगा उस पर क्या करेगा, प्रहार करेगा, उसको तोड़ देगा। कांच पे टकराया, कांच को तोड़ दिया, तो इसकी गति के कारण काम करने की क्षमता है ना, यानी इसके अंदर जो ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा है, ठीक है। जैसे आंधी बहुत तेज आती है, तो आंधी आती है तो क्या होता है, ये छप्पर वगैरह उड़ जाता है, तो उस आंधी में उसकी गति के कारण क्या है, कार्य करने की क्षमता है। इसने इस पर बल लगाया, इसमें विस्थापन ला दिया, बल लगा के इसको उड़ा दिया, यानी विस्थापन ला दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य हुआ। अब जब कार्य हुआ तो इसका मतलब वो किससे हुआ, ऊर्जा से हुआ। तो कार्य करने की क्षमता गति के कारण जो होती है, कार्य करने की क्षमता, उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा को हम निकालेंगे कैसे, मेन हमारा टॉपिक ये है कि गतिज ऊर्जा को हम कैसे, उसका परिमाण कितना, कैसे पता चलेगा कि कितना गतिज ऊर्जा है किसी चीज में। तो भाई कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु ये भी रुका हुआ है, विरामावस्था में है, यानी कि u बराबर 0 गति में पड़ चुके हैं। हमने इस पर बल लगाया, बल लगा के इसको गति में लाया और गति में आया, तो इसका वेग क्या हो गया, v। अब इस वस्तु का द्रव्यमान है m। अब बताओ हमने जब इस पर बल लगाया तो f बराबर क्या लगाया, m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। और इसमें गति में आया, तो इसमें कार्य हुआ, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो यहां से बल की वैल्यू हम रखेंगे m इंटू ए, और विस्थापन है यहाँ पर। अब देखो भाई कोई वस्तु u, यानी कि u था उसका वेग, अब ये v हो गया, तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, गति का तीसरा समीकरण। विराम में था तो u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as बचेगा। s की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू m इंटू ए, और s की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2a। a से ये कट जाएगा तो वर्क इक्वल टू बचेगा 1/2 mv स्क्वायर। ये वर्क क्या है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, गति के कारण किया गया कार्य है, तो इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। यानी कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है,
किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर यम है और उसको किसी वेग से फेंका जाता है तो उस वेग का स्क्वायर करके गुणा करके अगर आधा कर देंगे, जैसे यहाँ द्रव्यमान और उसका वेग का स्क्वायर करके गुणा करके आधा कर दिए तो जो आएगा वो गतिज ऊर्जा निकल आएगा। और ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है तो जूल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, अब जैसे कोई बंदूक से गोली छूटती है तो उसमें इतनी गति होती है ना कि उस गति के कारण वह भेदते हुए, किसी भी शरीर को भेदते हुए निकल जाती है। तो वो एक प्रकार की क्या है, वो गतिज ऊर्जा ही तो है, उससे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बाद जो बात आती है होती है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा में ये भी आता है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। स्थितिज ऊर्जा में दो चीजें हैं, एक तो है उसकी स्थिति, एक है उसकी विकृत अवस्था। विकृत अवस्था मतलब जो अवस्था है उसको बिगाड़ दो। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उस वस्तु में उसकी स्थिति और उसकी विकृत यानी बिगड़ी हुई अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, एक तो उसकी पोजीशन के कारण, एक उसकी बिगड़ी हुई अवस्था के कारण जो कार्य, जो वर्क करने की क्षमता होगी, उससे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब देखो ये कई रूपों में होगी स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने क्या कहा कि एक उसकी पोजीशन यानी कि वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, एक है कि उसकी स्थिति कैसी है, विकृत अवस्था में है, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में, उसके कारण, इन दोनों के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब ये कई रूपों में होता है, जैसे कि एक ले लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में देखा जाए, जैसे कोई वस्तु है, ये पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर स्थित है। अब ये यहाँ से जब गिरेगा, छोड़ा जाएगा, तो मान लो जिस भी चीज पर गिरेगा, मान लो यहाँ पर कोई कांच उच का पदार्थ रखा है, तो ये जितनी ऊंचाई से गिरेगा, नीचे से गिरेगा तो कम प्रहार करेगा, और ऊपर से गिरेगा इस पर तो ज्यादा प्रहार करेगा, और ऊपर से गिरेगा तो और ज्यादा प्रहार करेगा। यानी इसकी पोजीशन जितनी ऊंची होती जाएगी, जब ये नीचे आएगा तो उतने ज्यादा यहाँ पर वर्क होगा, यानी उतना ही ज्यादा ये इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा यानी कि ज्यादा कार्य होगा, यानी कि ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति के कारण, इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम स्थिति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ये होता क्या है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, mgh होता है। mgh हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी उस वस्तु का भार और वो कितनी ऊंचाई पर है। किसी वस्तु का भार mg होता है और वह कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी, ऊंचाई से गिरेगी, उतना ज्यादा यहाँ पर कार्य होगा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। अगला जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मान लो कोई घड़ी है, ठीक है, अब घड़ी में हम क्या करते हैं, चाबी भरते हैं। घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं, चाबी भरते गए भरते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग होती है। इस तरह से इसमें क्या होती है कि स्प्रिंग होती है। हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विकृत कर रहे हैं। इसकी जो स्प्रिंग की स्थिति है उसको हम मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जितना ज्यादा इसको मोड़ देंगे, ये उतना ज्यादा क्या हो गई, विकृत हो गई, यानी कि ये दब गई। अब बाद में क्या होता है, यही धीरे धीरे क्या होती है, स्प्रिंग खुलती है, उल्टा चलती है। जब धीरे धीरे स्प्रिंग खुलती है तो उसी के कारण ये घड़ी क्या करती है, वर्क करती है, काम करती है। तो इस जो ये विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा पैदा हो रही है यहाँ पर, इसको कहते हैं, इसका एक टर्म होता है प्रत्यास्थता, यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी पुरानी अवस्था से बदल देना। जैसे कोई वस्तु ऐसे है, हमने इस तरह से ऐसे बल लगाया तो ये वस्तु ऐसे हो गई, तो यानी हमने इसको क्या किया, विकृत कर दिया। तो ये प्रत्यास्थता एक गुण होता है जो वस्तु को अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्प्रिंग थी, हमने इसको खींचा तो ये खूब तन गई, और छोड़ा तो फिर अपनी अवस्था में आ गई। तो इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। तो
इस प्रत्यास्थता, ये घड़ी में भी वही, स्प्रिंग में भी वही होता है, हम जिसको खूब खींच खींच के दबा देते हैं, उसके बाद ये धीरे 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 खुलता जाता है। ये प्रत्यास्थता का गुण होता है। इसी के कारण क्या होता है, घड़ी में वर्क होता है, काम होता है। इस वर्क को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक, जो ये स्प्रिंग में संचित हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत यानी उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। जैसे क्या होता है, आवेश दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो इनमें होता क्या है कि एक दूसरे को या तो आकर्षित ये करेंगे या एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे अगर समान आवेश हैं तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो जब प्रतिकर्षण होता है, अगर हम दो समान आवेशों को पास लाने की कोशिश करें तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध यहाँ पर क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है, आवेशों के बीच में। तो जो कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। जिससे अलग अलग आवेश हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, इनमें आकर्षण होगा। अब इनको हम जब दूर ले जाएंगे तो इनके आकर्षण के विरुद्ध हमको काम करने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये सब स्थितिज ऊर्जा में होते हैं जो आवेशों में संचित रहता है। एक होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह से किसी मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या हुआ, एक आवेश जा रहा है, मान लो धन आवेश, धन आवेश वाला कोई चालक इसमें गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस आवेश पे एक बल लगाता है। हम विद्युत में इसको पढ़ेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक पदार्थ घुसता है, ठीक है, कोई आवेशित पदार्थ घुसता है तो उस पर एक बल अप्लाई होता है, ठीक है, उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो इस चुंबकीय बल के कारण इस आवेश में, इस चालक में गति करने की या कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये गति करने लगता है, इसमें कार्य होने लगता है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो ये कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा होता है। तो इसी को कहते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये होता है मास एनर्जी। मास एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन ने बताया था इसको। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान यम है और वह यदि उस यम द्रव्यमान का वस्तु का अगर द्रव्यमान नष्ट होता है तो वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रकाश की चाल का स्क्वायर के रूप में। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था E = mc², ठीक है। ये आइंस्टाइन का समीकरण है या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इन्होंने कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा का अपना अनोखा एक संबंध होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम किसी भी वस्तु का जिसका कुछ द्रव्यमान है उसको हम पूरी तरह से किस में बदल सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं। इन्होंने ये किया भी कि कहा कि अगर कोई वस्तु है, उस 1 ग्राम की वस्तु है, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम अगर बदलेंगे, तो ये अगर 1 ग्राम द्रव्यमान नष्ट होता है तो 10⁻³ किलोग्राम इंटू सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 त्रिक का 9 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 घाते -3, तो यानी कि 9 × 10⁻13, 9 × 10⁻13 जूल, इतना आ जाता है।
कहने का मतलब भाई कि अगर 1 ग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, और 1 ग्राम की वस्तु अगर लुप्त होगी, नष्ट होगी, तो ये कितना एनर्जी बनाएगा? 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी बनाएगा। इन्होंने, आइंस्टीन ने इस समीकरण को दिया और इसको सिद्ध करके दिखाया कि कोई भी वस्तु है उसका जो भी द्रव्यमान होगा वह अपने द्रव्यमान के अनुसार एनर्जी पैदा करेगा। वो जितना नष्ट होगा उतना एनर्जी बनेगी। 1 ग्राम वस्तु के नष्ट होने पर, उसके क्षय होने पर 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी पैदा होती है। तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। E = mc², जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। यही यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी और भी एनर्जी के बहुत से रूप हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा वगैरह होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, केमिकलों में रासायनिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, डीजल में रासायनिक ऊर्जा होता है, मिट्टी का तेल हुआ। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब चीजें हैं। हाइड्रोजन बम बनता है, यूरेनियम बम बनता है, ये सब क्या होते हैं? नाभिकीय ऊर्जा होते हैं। जैसे हमारी धरती पर, हमारा जो अर्थ है, इस पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य है, सन है। और सन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं। इसको कहते हैं संलयन। इसको क्या कहते हैं? संलयन अभिक्रिया। संलयन की अभिक्रिया हो रही है। और ये कैसी संलयन की अभिक्रिया? अनकंट्रोल। अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पीसीएस में पूछा गया है कि सूर्य में जो ऊर्जा बन रही है किस प्रकार की अभिक्रिया है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो ये संलयन तो है लेकिन अनियंत्रित है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम नाभिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और इससे अपार मात्रा में एनर्जी पैदा हो रही है। इस क्रिया को ही कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो कि सूर्य में हो रही है और हमको ऊर्जा मिल रही है। तो इस तरह से अभी तक हम लोग ऊर्जा तक यहाँ पे टॉपिक देखे। आगे हम देखेंगे ऊर्जा के व्यवहारिक उपयोग कहाँ कहाँ हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।